Namaste, I Xavier Vijay Tripathi, working as an assistant professor in the Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है भारत की आज़ादी के बाद शामिल हुए देसी रियासत यानी कि भारत का एकीकरण। अब हम चलते हैं आज़ादी के समय पर। लगभग 200 साल यानी 190 साल तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। 1947 वो दिन था, वो घड़ी, वो वर्ष था जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों के 190 साल के शासन के पश्चात। देश आज़ाद हुआ लेकिन देश की चुनौतियां कम नहीं थी। 1947 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके तहत भारत के सामने 3 स्टेटस रखे गए। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के तहत ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित हुआ। इसके तहत भारत बनेगा और एक देश बनेगा पाकिस्तान, और ये दोनों संप्रभु राष्ट्र होंगे यानी स्वतंत्र देश होंगे। इसमें तीसरी चीज ये रखी गई थी कि जो भारत के प्रिंसली स्टेट हैं यानी कि रियासतें हैं, भारतीय रियासतें, उनको ये आज़ादी दी गई थी कि भारतीय रियासतें या तो भारत के साथ मिलें या पाकिस्तान के साथ मिलें, और अगर उन्हें किसी भी देश के साथ नहीं मिलना है तो वह अपनी स्थिति को स्वतंत्र भी रख सकते हैं, यानी कि वह अपना एक अलग राष्ट्र भी बना सकते हैं, एक अलग राष्ट्र भी बना सकते हैं। ये स्थिति थोड़ी विचलित करने वाली थी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। मतलब ये देसी रियासतों को, जो कि वो रियासतें जो हमेशा ही अंग्रेजों के प्रति वफादार बनी रही और अनेक परिस्थितियों में इन रियासतों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो उसका उन्हें कुछ प्रॉफिट मिलना बनता था, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 500 देसी रियासतें थी, 500 से भी ज़्यादा, यानी कि 565 रियासतें थी। ज़्यादातर रियासतें मतलब 565 से ज़्यादा, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के लगभग 48% क्षेत्र यानी 48% एरिया को कवर करती थी, और भारत की टोटल जनसंख्या के लगभग 28% पॉपुलेशन इन रियासतों में निवास करती थी। यानी कि आप देखोगे कि लगभग आज के भारत का लगभग आधा क्षेत्रफल जो रियासतों से ही ढका हुआ था, और वहाँ भारत की कुल जनसंख्या का, तत्कालिक जनसंख्या का 28% यानी 28% पॉपुलेशन उस टाइम पे रियासतों में रहती थी। देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी रियासतें भारत के साथ मिलने के लिए, और कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ चली गई, कुछ रियासतें भारत के साथ चली गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत के साथ जाना चाहती थी और ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। 1-2 रियासतें तो ऐसी भी थी जो टेरिटरी में, उनका टेरिटरी पड़ता था इंडिया में, लेकिन वो जाना चाहती थी पाकिस्तान के साथ, और उनमें है एक जूनागढ़। आप देखोगे कि 1947 में जो भारत को बनाया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेखा खींची गई थी, इसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन, इसके इस पार भारत है, उस पार पाकिस्तान है। अब आप देखोगे कि जूनागढ़ जो है उस टाइम पे, जूनागढ़ जो है उस टाइम पे, यानी आज जूनागढ़ सौराष्ट्र राज्य यानी कि गुजरात राज्य का भाग है, वो आता है भारत की टेरिटरी में।
जूनागढ़ में एक मुस्लिम नवाब शासन करता था और जूनागढ़ की 80% से ज्यादा, जूनागढ़ की 80% से ज्यादा जनसंख्या हिंदू थी। क्या थी? हिंदू। और वहां का जो नवाब था वो था मुस्लिम। कौन था? मुस्लिम। अब समस्या ये है कि अगर मुस्लिम नवाब 80% बहुसंख्यकों को लेकर, जो कि दूसरे धर्म के हैं, उनको लेकर अगर पाकिस्तान में मिलने की घोषणा करता है तो ये एक समस्या वाली बात है। ना तो वहां की जनसंख्या ये स्वीकार करेगी, जनता स्वीकार करेगी, और ना तो नैतिक रूप से भारत सरकार को भी इसे स्वीकार करना चाहिए। तो अब इसका समाधान क्या है, आगे देखते हैं। भारत में रियासतों के एकीकरण की, रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी मिली थी सरदार पटेल को। सरदार पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। सरदार पटेल के जो सहायक थे वो थे बीपी मेनन। इनकी सहायता के लिए एक ऑफिसर थे जिनका नाम था बीपी मेनन। भारत में राज्यों को भारत के साथ मिलाना है और ये काम की जिम्मेदारी मिली थी सरदार पटेल साहब को। अब हुआ ये कि जो जूनागढ़ का नवाब था, जूनागढ़ का नवाब, आजादी के कुछ समय पश्चात ही उसने घोषणा की, यानी कि वहां की सरकार, नवाब ने घोषणा की कि जूनागढ़ को हम पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, पाकिस्तान के साथ मर्ज करेंगे। नवाब साहब थे महावत खान जी तृतीय। महावत खान जी तृतीय। महावत खान जी थोड़ा शौकीन प्रकृति के आदमी थे, यानी कि कुत्ते पालने का शौक था उन्हें। उनके पास 4 कुत्ते थे। दूसरे उनके पास एक आर्ट था, यानी कि वो महिलाओं के कपड़े पहन के क्लासिकल नृत्य किया करते थे। उन्होंने अपने महल में ही एक कंसर्ट के लिए एक रूम बना रखा था और वहां पर वो अलग अलग तरह की चीजों को प्रदर्शित किया करते थे और अपने मनोरंजन के साधन, समस्त साधनों की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। थोड़े रंगीले मिजाज के थे वो थोड़ा सा नजर में और सामने तब आए जब उन्होंने अपने ही 2 कुत्तों का विवाह कराया और उसमें पूरे जूनागढ़ रियासत में उन्होंने छुट्टी दी और एक बड़ा भोज भी प्रस्तुत किया उन्होंने लोगों के लिए। तो थोड़े से अलग मिजाज के आदमी थे, लेकिन उन्होंने जब भारत के, हालांकि भारत को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है आप नवाब हैं, आपके पास अधिकार है, आप कुछ भी करें। लेकिन जैसे उन्होंने आज़ादी के अगले ही दिन उन्होंने ये घोषित किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ मिलेगा, तब उनकी आमना सामना हुआ भारत सरकार से, यानी कि सरदार पटेल से। अगले ही दिन सरदार पटेल ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, लेकिन कैबिनेट मीटिंग बुलाने से पहले ही उनकी एक मीटिंग तय हुई माउंटबेटन के साथ, जो उस टाइम पे भारत के वायसराय थे, जो भारत के आखिरी वायसराय भी थे। माउंटबेटन से मिले नेहरू जी, सरदार पटेल और बीपी मेनन, और ये तय हुआ, आगे इसमें डिस्कशन हुआ कि जूनागढ़ के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। क्या जूनागढ़ के साथ सैनिक कार्यवाही करके जूनागढ़ को भारत के साथ मिलाया जाए, या फिर कुछ दूसरे तरीके भी हैं। तो सरदार पटेल जूनागढ़ के साथ पूरी तरह से सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार थे, लेकिन माउंटबेटन का कहना था कि अगर आप जूनागढ़ में सैनिक कार्यवाही करते हो तो जिन्ना को एक मौका मिल जाएगा कश्मीर के साथ सौदेबाजी करने का। अगर आप कहते हो कि जूनागढ़ में 80% जनसंख्या हिंदू है और शासक मुस्लिम है तो भारत के साथ मिलना चाहिए, तो जिन्ना कहेंगे कि कश्मीर की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है और हिंदू, वहाँ का रूलर या शासक हिंदू है, तो कश्मीर को भी फिर पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहिए। अब ये बड़ी समस्या वाली बात थी, इसमें सोचा गया और इस समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया गया। 1947 में ही, 1947 में ही बीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा गया और इनको टास्क दिया गया कि आप जाके पहले महावत जी से बात करो, महावत खान जी से बात करो। लेकिन जब बीपी मेनन जूनागढ़ रियासत में यानी महल में पहुंचे तो बीपी मेनन को वहां के दीवान यानी जूनागढ़ के दीवान
जो जूनागढ़ के दीवान थे जिनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो को अगर आप नहीं जानते होंगे तो पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम था जुल्फिकार भुट्टो, जिनकी हत्या हो गई थी, उन्हीं के पिताजी थे ये। तो जुल्फिकार भुट्टो के पिताजी शाहनवाज भुट्टो उस टाइम पे जूनागढ़ के दीवान हुआ करते थे। दीवान यानी कि प्रधानमंत्री की तरह एक पोस्ट होती है वो। जब बीपी मेनन वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई शाहनवाज भुट्टो से, और शाहनवाज भुट्टो ने पूरी तरह से ये डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि बीपी मेनन जी, महाबत खान जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, इसलिए वो आपसे मिल नहीं सकते। बीपी मेनन ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की कि एक बार मिलना अत्यंत आवश्यक है उनके साथ, लेकिन सारी सब कोशिशें उनकी असफल हुई। शाहनवाज भुट्टो ने उनको मिलने नहीं दिया। अब यहाँ से ये तय हो गया कि जो भी निर्णय ये भारत यानी कि जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ मिलने का लिया गया है, ये महाबत खान जी का फैसला नहीं बल्कि शाहनवाज भुट्टो का फैसला है, जिसके संबंध जिन्ना के साथ बेहतर थे। जिन्ना के साथ संबंध बेहतर थे और ये शाहनवाज भुट्टो जिन्ना के इशारे पे ही सारे काम कर रहे थे। बीपी ने मेनन दिल्ली लौटे, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने ये कह दिया था कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम किसी भी तरीके को अपनाकर जूनागढ़ को भारत के साथ मिलाएंगे, ये संदेश उन्होंने दिया था। और अगर इसमें महाबत खान जी यानी नवाब और नवाब के परिवार यानी वंशज को कोई समस्या आती है तो उसके जिम्मेदार होंगे आप यानी कि शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ये बात बताते हैं महाबत खान जी जो वहाँ के नवाब थे। लेकिन बीपी मेनन आते आते एक काम करते आए, वो काम ये था कि जूनागढ़ रियासत में ही तो राज्य थे छोटे छोटे। एक था मंगरोल, ये बेंगलोर या मंगलौर नहीं है, ये मंगरोल है। और दूसरा था बाम्बियाबाड़, बाड़। यहाँ की ये जो रियासतें थी ये भारत के साथ मिलने की पक्षधर थी। बीपी मेनन ने इन रियासतों का दौरा किया और इन्हें भारत के साथ मिलाने की घोषणा कर दी और ये घोषणा करके वो चले आए दिल्ली। जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो जूनागढ़ की सेना ने इन दोनों राज्यों के ऊपर हमला कर दिया। और जिस बात का डर था वही हुआ। चूंकि भारत की सरकार चाहती थी कि बिना रक्तपात किए ही जूनागढ़ को भारत के साथ मिला लिया जाए। जूनागढ़ को भारत के साथ मिलाने के स्ट्रैटेजिक कारण भी थे, सामरिक कारण भी थे। जूनागढ़ जो था वो एक तो पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर था, हाँ समुद्री सीमा से यानी कि समुद्री सीमा से जरूर मिलता था वो। महाबत खान जी ने यह कारण भी दिया था कि हम समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़ते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ ही विलय करेंगे। दूर था और दूसरा वहां की जनसंख्या 80% हिंदू थी। अगर इन परिस्थितियों में, हमले की परिस्थितियों में अगर भारत सरकार इंटरफेयर नहीं करती तो जूनागढ़ की जनता खुद ही अपने आप अब हथियार उठाने के मूड में थी, यानी कि अपना बलिदान देके ही जूनागढ़ को भारत में मिलाने के लिए तैयार थी। भारत सरकार के पास जो समस्या थी वो ये थी कि बिना रक्तपात बहाए ही जूनागढ़ को भारत के साथ मिला लिया जाए। लेकिन जैसे ही मंगलौर और बाम्बियाबाड़ में जूनागढ़ की सेना घुसी और वहां नरसंहार करना शुरू किया, वैसे ही सरदार पटेल ने यह तय किया कि अब जूनागढ़ पर सैनिक कार्यवाही की जाएगी। भारत की सरकार ने मंगलौर और बाम्बियाबाड़ की सुरक्षा के लिए भारत की सेना भेजी। युद्ध हुआ और थोड़े ही समय पे जूनागढ़ की सेना ने हथियार डाल दिया। मंगलौर और बाम्बियाबाड़ के साथ साथ पुणे जूनागढ़ में भारत की सेना का कब्जा हो गया। और अब इस परिस्थिति में हुआ ये कि नवाब साहब के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्या करे, उनकी रियासत तो अब जा चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने कुत्तों को, 4 कुत्तों को जो उनके पालतू कुत्ते थे, साथ में समस्त खजाना
लेकर कराची से आए हुए एक प्लेन में, चार्टर्ड प्लेन में बैठ के निकल लिए पाकिस्तान चले गए। चार्टर्ड प्लेन में बैठ के कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। जाते टाइम उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को भारत में ही छोड़ दिया। एक रंगीले प्रवृत्ति का इंसान था, है ना, बच्चे और बीवी को छोड़कर वो इंडिया से चले गए। आज कराची में ही उनका वंशज रहता है। शायद जहांगीर खान जी अभी उनके आखिरी इस टाइम के जो वंशज हैं वो बचे हुए। जूनागढ़ की जिम्मेदारी वो दे के चले गए किसे? शहनवाज भुट्टो को। शहनवाज भुट्टो ने मजबूर होकर भारत में के विलय पक्ष पत्र पर 1948 के शायद फरवरी महीने में ही 1948 के फरवरी महीने में ही भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। अब यहां से समस्या ये थी कि भारत अगर ऐसे सैनिक कार्यवाही के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाएगा तो पटेल जी का कहना ये था कि इतिहास में हमें ये कहा जाएगा कि हमने जबरन जूनागढ़ को ऑक्युपाई किया है या अपने कब्जे पे किया है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम जूनागढ़ पे जनमत संग्रह करवाएं। क्या करवाएं? जनमत संग्रह, यानी कि प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह 1948 में स्वतंत्र रूप से यह तय किया गया कि जब तक जूनागढ़ में जनमत संग्रह नहीं हो जाता तब तक भारत की सेना जूनागढ़ में बनी रहेगी। पाकिस्तान का कहना यह था कि जनमत संग्रह तब कराया जाए जब भारत अपनी सेनाएं वापस कर ले। भारत ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया और भारत ने कहा कि नहीं, हमारी सेना तभी बाहर जाएंगी जब यहाँ पे जनमत संग्रह हो जाएगा। 1948 में जनमत संग्रह हुआ और इसके तहत 99% पॉपुलेशन यानी वहां की जनता ने भारत के पक्ष में वोटिंग की। भारत के पक्ष में वोटिंग की। अब यहां समझिए एक बार इसको हम शुरू से समझते हैं। जब अंग्रेजों ने पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहते हैं, उसके तहत दो संप्रभु देश यानी सॉवरेन कंट्रीज बनेगी। एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान। दोनों की सीमाओं को बांट दिया गया। रेड क्लिफ लाइन, जो रेड क्लिफ ऑफिसर थे जिन्होंने बांटा था, उनके नाम पे रेड क्लिफ लाइन आज भी अवेलेबल है, मौजूद है, जो भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीमा भी है। उन्होंने भारत पाकिस्तान को बांट दिया। अब यह था कि इस प्रस्ताव में यानी इस एक्ट में यह था कि भारत में जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, भारत या पाकिस्तान के साथ जाने के लिए या आज़ाद रहने के लिए। तो मोस्टली रियासतें भारत के साथ और कुछ पाकिस्तान के साथ चली गई। लेकिन ऐसी कुछ रियासतें अभी पड़ी थी जो भारत में ही थी, जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। जैसे एक ट्रेवनकोर थी जो साउथ इंडिया में केरला और तमिलनाडु के साउथर्न पार्ट में है। दूसरी जोधपुर थी जो राजस्थान में ही है और हनुमंत सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे, तत्कालिक शासक हुआ करते थे। दूसरी भोपाल थी जहाँ नवाबी राज था। एक हैदराबाद थी, एक जम्मू कश्मीर थी और एक जूनागढ़ थी। और यही सबसे बड़ी समस्याएं थी। और ये समस्या ऐसी थी कि जिनको समस्या से निपटने के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है सरदार पटेल, जो तत्कालिक गृह मंत्री भी थे और रियासतों के एकीकरण के मंत्री भी हुआ करते थे। जूनागढ़ में जो शासक थे उनका नाम था मुहम्मद महाबत खान जी थर्ड और वो नवाब थे, बड़े शौकीन आदमी थे, डांस नृत्य में भी पार्टिसिपेट करते थे, कुत्ते पालने यानी जानवर पालने के भी शौकीन थे। आज़ादी के तुरंत बाद ही उन्होंने जिन्ना यानी अपने दीवान के कहने के अनुसार, जो कि शहनवाज भुट्टो थे जो जिन्ना के काफ़ी करीबी थे, वो जिन्ना के इशारों पे ही सारे काम कर रहे थे। उन्होंने एक घोषणा की और एक पत्र भेजा बीपी मेनन और सरदार पटेल के पास कि हम भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, क्योंकि जूनागढ़ की जो सीमा है वो समुद्री सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है।
ये एक बड़ी समस्या वाली बात थी। समस्या इसलिए क्योंकि जूनागढ़ की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू थी, और कैसे कोई हिंदू जो कि धर्म के नाम पर बना हुआ देश, जो मुस्लिमों के लिए ही बना है, वहां अगर किसी हिंदू राज्य को मिलाया जाएगा तो उनकी भविष्य में क्या परिस्थिति हो सकती है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये समस्या वाली बात थी। दिल्ली में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, और कैबिनेट मीटिंग बुलाने से पहले ही माउंटबेटन के साथ एक मीटिंग तय हुई। इसमें सरदार पटेल, नेहरू जी और बीपी मेनन आमने सामने बैठ के डिस्कस किए कि कैसे जूनागढ़ की समस्या का हल निकाला जाए। उनके सामने एक समस्या और थी, कश्मीर, और वो बिल्कुल सौदेबाजी के मोड में जिन्ना दिख रहे थे, और कोई भी रिस्क लेना भारत के खिलाफ जा सकता था। चूंकि सरदार पटेल का मानना यह था कि ठीक है, छोटे मोटे राज्य हैं, ठीक ना नुकुर कर रहे हैं तो सेना भेजो और अपने कब्जे में कर लो, लेकिन माउंटबेटन का कहना था कि इसका कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। जूनागढ़ में यह तय किया गया कि ठीक है, हम बातचीत से फैसला मामला निपटाएंगे। और जब बीपी मेनन को दिल्ली से वहां जूनागढ़ भेजा गया तो शहनवाज भुट्टो ने उनसे मिलने ही नहीं दिया महाबत खान जी से, बहाना बनाया बीमारी, और कई तरह से मतलब उन्होंने कोशिशों के पश्चात भी जब महाबत खान जी से उन्होंने मिलने नहीं दिया तो यहाँ से समस्या उत्पन्न हो गई। अब हुआ ये कि जब बीपी मेनन वापस लौट रहे थे तो मंगरौल और बांबियाबाड़ को उन्होंने भारत में मिलाने की घोषणा कर दी, और ये दोनों राज्य जो जूनागढ़ से अलग होकर भारत में मिलना चाहते थे, इनको भारत में मिला लिया गया। जैसे ही बीपी मेनन दिल्ली पहुंचे, पीछे से जूनागढ़ की सेना ने इन दोनों रियासतों में हमला कर दिया, और हमला होने के पश्चात ही भारत सरकार ने कहा ये तो भारत के ऊपर हमला है। कहने का मतलब ये है कि अब हम स्वतंत्र हैं उसके जूनागढ़ के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए। समस्या यह भी थी कि जूनागढ़ का मुद्दा भी कश्मीर की तरह कहीं ऐसा ना हो कि यूएन चला जाए और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, उससे पहले ही इसको हम निपटा लेते हैं। भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी, मंगरौल और बांबियाबाड़ के साथ साथ पूरे जूनागढ़ में भारत की सेना का कब्जा हो गया। इस परिस्थिति में महाबत खान जी कराची से आए हुए एक चार्टर्ड प्लेन में अपनी बेबी और बच्चों को छोड़कर, कुछ कपड़े, अपने 4 पालतू कुत्ते और पूरा का पूरा जो जूनागढ़ का खजाना था उसको लेकर वो कराची चले गए, यानी कि पाकिस्तान चले गए। भारत में बचे उनके दीवान शहनवाज भुट्टो, जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब समस्या ये थी कि जूनागढ़ को कहीं इतिहास में ये ना कहा जाए कि भारत ने जबरदस्ती भारत में मिलाया है, तो एक उपाय है और भारत में मिलने के लिए जनमत संग्रह कराया जाए, जनता जहां जाना चाहेगी चली जाएगी। जनमत संग्रह हुआ और 99% पॉपुलेशन भारत के साथ मिलने के लिए सहमत हुई, और इस तरह 1948 के शुरुआती महीनों में ही जूनागढ़ को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। अगर जूनागढ़ भारत का भाग नहीं बनता, पाकिस्तान जाता, तो हमें सोमनाथ जाने के लिए भी शायद वीजा लेना पड़ता, और सोमनाथ के मंदिर होती या नहीं होती ये तो पीछे ही छूट गई ये बात। तो थैंक यू सो मच।